नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शिवम और आज से हम शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि एलएलबी और बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहां से हर साल आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे आपका कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो आपका एलएलबी कोर्स है ये सीयूटी के थ्रू नहीं हो रहा है, ये अपना स्वयं एंट्रेंस एग्जाम कराने वाले हैं। तो इसके अंदर लीगल एप्टीट्यूड आएगा और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा। उसका डिटेल वीडियो मैंने दिया, आप वो देख लीजिएगा। तो आज जो बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है। तो इसमें हम ये क्लियरिफाई कर देते हैं आपको कि ये जो वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की है ये किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है और किन कोर्सेज में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर ये बीएलएलबी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे लीगल स्टडीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक। दूसरा आपका है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चाहे आप एलएलबी करना चाहते हो चाहे आप बीएलएलबी करना चाहते हो, आप दोनों ही बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म भी आ चुका है। वहां पे भी आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो आपका बीएलएलबी हो गया या फिर एलएलबी। इन दोनों कोर्सेज में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला विश्वविद्यालय आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय, वहां भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि सिलेबस में देखिए बेसिक प्रिंसिपल अगर आप समझेंगे ये, तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पेपर है। लॉ के पेपर में सबसे अगर बेसिक चीजें अगर पूछा जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, एक कहते थे मेन पिलर है लॉ का। इसलिए जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं वो ज्यादातर मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछे जाते हैं। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएलएलबी या एलएलबी करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए भी वीडियो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज जो बनारस के अंदर है, एक कॉलेज है और लॉ का अच्छा कॉलेज माना जाता है, इवनिंग क्लासेस चलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन देखने को हर साल मिलते हैं। और टीडीसी कॉलेज हो गया आपका जौनपुर के अंदर है। तो इन सभी कॉलेज में आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियोस के अंदर जो भी ये सीरीज चलेगी, यहाँ पे हम इसके कॉन्सेप्ट्स को सारे डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट सारा समझ में आया, अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे। जो मॉडल पेपर था उनका या जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। जहां पे पेपर नहीं मिलता है उसका हम लोग मॉडल पेपर तैयार किया और बहुत सारे बच्चों से हम लोग प्रश्न कलेक्ट भी किया। जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसके बाद हम लोग प्रश्न को कलेक्ट करते हैं कि जिन बच्चों को जो जो प्रश्न याद है वो हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम करके एक मॉडल पेपर बनाते हैं और वहां से आपको प्रैक्टिस सीट हम लोग देते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो स्टोरी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो आपको सभी के लिए पढ़ना होगा, ठीक है, चाहे आप जिस भी विश्वविद्यालय में, यहाँ पे मैंने अभी सबके नाम बताए, या इसमें एलएलबी या बीएलएलबी कोर्स करना चाहते हो आप, वहां से आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। उसके आंसर्स का जो फॉर्मेट होगा वो सबका अलग अलग होता है, क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे होता है। तो वो आपको एक बार आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जिस भी विश्वविद्यालय के हैं आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आई होप आपको ये सारी चीजें अभी क्लियर हो गई होंगी कि हमें ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, किस कॉलेज में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो वहां के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज, ठीक है, स्पेशली बीएलएलबी एंड एलएलबी के लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बेसिक जो चीजें हैं कि संविधान हमारे भारत का बना कैसे, तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। से पहले अब हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कुछ बता देते हैं आपको, चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। जैसे इंडिया के अंदर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 के अंदर हुई थी, ठीक है। 1600 के अंदर क्या हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसको जो ट्रेड करने के लिए क्या हुआ, अब हुआ क्या था, स्थापना क्यों किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ब्रिटिशर्स क्या थे उस समय, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली रिसोर्सेज से बहुत कमजोर थे, यानी उनके पास संसाधनों की कमी थी। रिसोर्सेज में जैसे उनके पास खाने पीने के सामान हो गए, मसाले हो गए, ये सारी चीजें, कॉटन हो गया, ठीक है, नील हो गया, इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा वहां पे कमियां थी, रिसोर्सेज बहुत कम थे। अब रिसोर्सेज कम होने की वजह से क्या हुआ कि ये अपने क्या करते थे, जो गवर्नमेंट थी वहां की
वो कुछ लोगों को अपॉइंट करने लगी, कुछ लोगों को लेके उन्होंने बोला कि जाओ तुम पूरे देश में, मतलब अलग अलग देशों में जाओ और देखो कहाँ पे रिसोर्सेज है और वहां पे क्या करो, व्यापार करना शुरू करो। वैसे ही ईस्ट इंडिया कप, और वहां पे मोनोपोली भी देने लगे कि तुम 20 साल के लिए यहाँ ले लो, तुम 10 साल के लिए यहाँ ले लो, तुम वहां, मतलब ये ट्रेड मोनोपोली देने स्टार्ट करना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जो ट्रेड मोनोपोली मिला वो किसके द्वारा दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा दिया गया था। यानी आप ये कह सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको कौन मैनेज कर रहा था, कौन रेगुलेट कर रहा था एक तरीके से, तो आप कह सकते हो कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इसको रेगुलेट किया जा रहा था और उसके द्वारा इसको स्पॉन्सर करके भेजा गया था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1600 के अंदर। ठीक है, अब ये जो इंडिया के अंदर आया था, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट डेट आपको याद है, 1617 के अंदर इसको क्या हुआ था, इसको मुगल अंपायर के अंदर, मुगल अंपायर के अंदर क्या हुआ था, इसको मुगल अंपायर में ट्रेड करने का अधिकार मिल गया था, व्यापार करने के लिए इसको क्या हुआ, अधिकार मिल गया था। ठीक है, लेकिन उस समय इंडिया इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे था, भारत का अर्थव्यवस्था इतनी बढ़िया थी, उस समय सोने की चिड़िया भी कहा जाता था कि एक होता है ना, एक चीज समझिएगा कि जो मजबूत हट्टा कट्टा व्यक्ति है उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। इंडिया की भी इकोनॉमी वैसे ही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बहुत साल, मतलब 100 साल बाद लगभग 2-3 युद्ध हुए, जिससे क्या हुई, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत डगमगा गई। और वहां पे क्या हुआ, जब स्थिति उसकी डगमगाई तो वहां पे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नींव थे वो मजबूत होना स्टार्ट हो गए थे देश के अंदर। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने पूरे देश पे अपना ट्रेड मोनोपोली बना लिया और क्या किया उन्होंने, फिर हमको एक तरीके से गुलाम बना लिया वहां पे। ठीक है, पूरी तरीके से गुलाम नहीं बनाया गया था, पर एक तरीके से ये कह सकते हो आप कि रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, शासन करना हमारे ऊपर शुरू कर दिया था। ठीक है, अब इसमें देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी आपने देखा कि 1600 के अंदर आई थी और 1617 में इसको मुगल एम्पायर के अंदर व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, यहां से प्रश्न देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसलिए ये पढ़ा रहा हूं ताकि आप चीजों को स्टार्टिंग से कनेक्ट कर पाओ कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या सिचुएशन था उस समय, वो लोग बहुत पैसे से तंग हाथ में थे, वो लोग सर्च करने निकले वहां पे, फिर क्या हुआ, भारत में इन्होंने यहाँ पे मिला, पर इससे कोई उनकी दाल गली नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर रूलर इतने स्ट्रांग पोजीशन पे थे कि वहां पे उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक युद्ध हुआ जिसको आपको याद रखना है, यहाँ पे वो हुआ था 1739 के अंदर। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल। इसके अंदर क्या हुआ, महज 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर ही नादिर शाह ईरान या इराक का रूलर था, नादिर शाह ने क्या किया, महज 3 घंटे के अंदर क्या किया, ईरान का आई थिंक था, उसने क्या किया, यहाँ पे मोहम्मद शाह को हरा के और बहुत ज्यादा लूट के लेके चला गया था। इंडिया को क्या किया, बहुत ज्यादा लूट के लेके चला गया था। किस युद्ध के अंदर, 1739 के अंदर। तो ये जब युद्ध हुआ तो इस पे क्या हुआ, आर्थिक स्थिति जो थी भारत की, इस पे क्या हुआ, बहुत गहरा चोट पड़ा था, यानी उसकी बहुत ज्यादा चीजों संपत्तियों को वो लूट के लेके चला गया। दूसरा जो युद्ध हुआ इसके बाद वो हुआ था आपका बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 के अंदर हुआ था। ये कौन सा था, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। या इसमें क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के अंदर क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक फाइटिंग फोर्स, एक अपनी आर्मी तैयार कर ली थी और उनके पास इस युद्ध के बाद क्या हुआ, उनके पास एक आर्मी हो गई थी। जैसे आप समझिए कि पहले तो उन्होंने युद्ध में क्या किया, वहां पे इंडिया की इकोनॉमी कमजोर हुई, इससे थोड़े से क्या हुआ कि उनको मौका मिला व्यापार करने के, अपनी चीजों को एक्सपेंड करने के लिए। अंग्रेजों को क्या हुआ, मौका मिला, क्योंकि कमजोरी का फायदा सब लोग उठाते हैं, मौके का फायदा सब लोग उठाते हैं। तो वहां पे भी क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स क्या किए, वहां पे जब इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी डगमगाई तो वहां पे क्या हुआ, उनका जो पोजीशन था वो थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ। उसके बाद जब आपका बैटल ऑफ यहाँ पे प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, 1757 में जब हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ कि उनके पास एक फाइटिंग फोर्स भी आ गई थी, यानी उनके पास एक आर्मी अपनी हो गई थी। तीसरा जो है, तीसरा जो आपका था, तीसरा आपका आ गया बैटल ऑफ बक्सर। क्या है, बैटल ऑफ बक्सर। ये बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1764 के अंदर हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक युद्ध माना जा सकता है कि यहाँ पे लड़ाई थी। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे बंगाल, उड़ीसा
ठीक है, और बिहार का जो दीवानी राइट्स था, दीवानी राइट्स जिसको बोलते हैं, जैसे आप टैक्स कलेक्शन राइट, दीवानी राइट्स होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं टैक्स कलेक्शन राइट, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ जो बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर में बंगाल, उड़ीसा और बिहार, उड़ीसा ही उस समय था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके जो दीवानी राइट थे यानी टैक्स कलेक्शन राइट थे, वो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, जिससे हुआ कि ये अब ब्रिटिशर्स के नजर में भी क्या हुआ, एक लेजिटिमेट कंपनी हो गई, एक लेजिटिमेट, जायज, लेजिटिमेट कंपनी एक हो गई थी। ठीक है, अब पहले लगता था लोगों को कि वो इंडिया को लूट के ला रही है, वहां के लोगों को ही ये लगता था कि इंडिया को लूट के लाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही इसको टैक्स कलेक्शन राइट मिला, दीवानी राइट्स मिला, तो वहां पे क्या हुआ, वहां के लोगों को भी लगने लगा कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे काम कर रही है और उसके पास ये अधिकार है, टैक्स कलेक्शन राइट है, इसलिए क्या हो रहा है, वहां से सारे पैसे को लेके आ रही है। ठीक है, तो ये वो 3 युद्ध है जो आपको याद रख लेना है, हालांकि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये यहाँ पे इसमें आप ये याद रख सकते हो कि वो कौन कौन से 3 प्लेसेस थे, तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार, जहां का दीवानी राइट्स या फिर टैक्स कलेक्शन राइट किसको मिला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। किस युद्ध में मिला था, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 के अंदर हुआ था। ठीक, यहां तक चीजें आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए अभी ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है, ये हिस्ट्री का पार्ट है, आप लोग इसको हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इस चीज को, ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई और कैसे वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आई, कैसे फिर रेगुलेटिंग एक्ट को लाना स्टार्ट किया गया, चार्टर एक्ट क्या होता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे आया, ये सभी चीजें हम लोग लेयर बाय लेयर एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और सभी चीजों को बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो यहां तक चीजें आपने, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि 7064 तक आप आ गए, ठीक है, 7064 के आसपास, लेकिन 70 आप अगर देखोगे 7070 के आसपास, एक अप्रोक्स डेट में बता रहा हूं, 7070 के आसपास से क्या हुआ, इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये फिर भी लॉस में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, 1 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन पाउंड स्टेन इन लॉस। ठीक है, अच्छा लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं लिख रहा हूं लेकिन मैं हिंदी में ही बता रहा हूं, तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो परेशान नहीं होंगे सर हिंदी में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जो जितने भी वर्ड्स बोल रहा हूं लगभग 90% मैं जो शब्दों का यूज कर रहा हूं वो हिंदी में ही कर रहा हूं। यहाँ पे मैं इंग्लिश में थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, 1 मिलियन मतलब क्या हो गया आपका, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, चलिए मैं ऐसे बता दिया करूंगा, नुकसान में थी, ठीक है, लॉस मतलब नुकसान, तो इतने बेसिक जो शब्दावली है ये तो आपको पता ही होगा और इससे आपको आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी चीजों का आप समझिए ऐसे ही। ठीक है, ये दिमाग में मत बनाइएगा कि मुझे, मैं तो हिंदी मीडियम का हूं तो मुझे हिंदी में ही पूरी चीजें लिखी होनी चाहिए, बोला होना चाहिए तभी मुझे समझ में आएगा। ये परसेप्शन मैसेज अगर दिमाग को दोगे आप तो आपका दिमाग उधर ही चलने लगेगा, पर आप अगर अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शंस दोगे कि सर जो करा रहे हैं वो बेसिक पूरी हिंदी ही बता रहे हैं, थोड़े बहुत वर्ड वो इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उससे मुझे और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है समझने के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है, आपको उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। 70 के आसपास आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी तब भी लॉस में थी, इसका रीजन क्या था कि देखिए अब इसके पास दीवानी राइट्स भी थे यानी टैक्स कलेक्शन राइट भी था इसके पास, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस में जा रही थी। इसका रीजन ये था कि जितने भी वहां पे एम्प्लॉय, जितने भी लोग वहां काम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो उस कंपनी में पैसा जमा ही नहीं कर रहे थे, जो अपना था वो रॉबर्ट क्लाइव जो था वहां का रिचेस्ट मैन बन गया उस समय में। ठीक है, तो आप मतलब एक तो ये था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग काम कर रहे हैं वो इसमें क्या करते थे, वो जो पैसा आता था उसको ये लोग यहाँ पे सबमिट नहीं करते थे, उसको अपने तरीके से वो लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। तो इसीलिए क्या हुआ, जब अपनी अपनी चीजों को लोग लेके पैसे को यूज करने लगे, पर्सनल यूज होने लगा, कंपनी में पैसा नहीं जाने लगा, तो क्या हुआ, कंपनी 1 मिलियन पाउंड लॉस में चली गई। इतनी सब कुछ राइट, इतने पैसा आने के बाद भी कंपनी लॉस में गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, कंपनी भागते भागते किसके पास पहुंची, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी किसके पास पहुंची, ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंची। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गई।
तो ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गए। तो अब क्या हुआ भाई, उन्होंने बोला कि भाई देखो, आप इतना पैसा कमा रहे थे, इतनी सारी चीजें हुई, पर आप फिर भी लॉस में चले गए। तो ठीक है, आपका ये जो नुकसान है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, लेकिन अब आपको रेगुलेट हम करेंगे। ठीक है, आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं। चलो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं एक तरफ, और एक तरफ दे दूं कि कानून बनाने की शक्ति है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? या फिर 10 लाख करोड़ रुपए मैं दे दूं एक तरफ, और एक तरफ मैं आपको ये बोल दूं कि आपको कानून बनाने की शक्ति दे दिया जाता है, आप क्या प्रेफरेंस लोगे, क्या लेना पसंद करोगे आप वहां पे? बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 10 लाख करोड़ ले लें, बहुत सारे सोचेंगे कि कानून बना लें, लेकिन क्यों लोगे आप? तो देखिए, उसका मेन रीजन है कि जो भी बच्चे अगर कानून लेना चाहेंगे कि मैं मुझे लॉ बनाने की शक्ति मिल जाए, तो मोदी जी आएंगे और क्या बोल देते हैं कि आज से सभी 500 और 1000 के नोट क्या है, अमान्य है। तो वो सारा पैसा क्या होगा, कागज बन जाएगा, कूड़ा बन जाएगा। तो कानून बनाने की शक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू, आप मॉनेटरी टर्म में अगर देखोगे तो कानून बनाने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वैसे ही यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोला ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कि ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा पैसा चुका दूंगी, पर अब मैं तुम्हें क्या करूंगी, रेगुलेट करूंगी। ठीक है, यहाँ पे इंडिया को रेगुलेट करने की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे क्या बोला गया कि मैं तुमको रेगुलेट करूंगी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की बात यहाँ पे कही गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए अब उसी को बोला गया क्या, चार्टर एक्ट या फिर रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से उसको जाना स्टार्ट हुआ। तो अब हमें कौन कौन से चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका आया था, पहले आपको पढ़ना है 1773 के अंदर क्या हुआ था, पहला चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट यानी रेगुलेटिंग एक्ट भी आप कह सकते हो चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट, ठीक, चार्टर एक्ट आपका पहला आया। इसके बाद क्या आया था, इसके बाद आपका आया था इसमें आ गया था आपका 1781 के अंदर क्या आ गया था, द अमेंडिंग एक्ट आ गया था। एक्ट या फिर इसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया था। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ये मैं टाइमलाइन बता रहा हूं, फिर मैं हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। 1781 के बाद आपको पढ़ना है पिट्स इंडिया एक्ट, जो क्या आया था 1784 के अंदर क्या आया था आपका, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसके बाद क्या आया था आपका, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया था 1786 के अंदर आया था द एक्ट ऑफ 1786 बोला जाता है। ठीक है, 1786। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आया था वो आपका दूसरा चार्टर एक्ट आया था, वो कब आया था 1719। यानी देखिए यहाँ पे जो पहला चार्टर एक्ट आया यहाँ पे, इसके 20 साल बाद, जो 20 साल बाद क्या हुआ, हर 20 साल बाद में क्या होता था, चार्टर एक्ट आता था। लेकिन इसमें इतनी कमियां थी, इसमें इतनी गलतियां थी, इसमें क्लियर क्लासिफिकेशन नहीं था किसी की शक्तियों के बारे में, किसी के पावर के बारे में। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट लाए गए थे, इसको संशोधन करने के लिए लाया गया था। लेकिन उसके 20 साल बाद फिर से चार्टर एक्ट आया, वो कब आया था 1793 के अंदर आया था। ये आपका क्या था, सेकेंड चार्टर एक्ट। इसके बाद आपका जो था नेक्स्ट फिर 20 साल बाद आया, कब आ जाएगा वो 1813 के अंदर क्या हुआ, थर्ड चार्टर एक्ट। ठीक, इसके बाद अगर आप देखें फिर तो यहां तक हुआ, पहला दूसरा तीसरा हो गया। फिर चौथा देखिए आपका आएगा 20 साल बाद क्या हो जाएगा, 1833 में क्या हुआ, फोर्थ चार्टर एक्ट आया। ठीक है, फिर क्या आया आपका लास्ट जो चार्टर एक्ट आया था 1853 के अंदर क्या हुआ था, फिफ्थ एंड लास्ट। ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, ये लास्ट आया था। और ये क्या था, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेगुलेट या रूल एंड रेगुलेशन था यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, एक दो टाइमलाइन आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या था कि कह सकते हो आप कि 1773 से, ठीक है, जो भी आपका चला वो ड्यूरेशन 1858 तक, वो किसका चला था, या फिर 1600 यहाँ मान सकते हो आप, यहाँ पे किसका चला था, तो यहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन चला था वो किसका चला था, ईस्ट
इंडिया कंपनी का, ठीक। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 58 है ये, ठीक है, 58 तक। फिर 1858 से लेके आपका 1947 तक क्या था, यहाँ पे ब्रिटिश रूल चला था, ब्रिटिश क्राउन रूल। यानी उसके सभी मैटर्स को अब इंडिया के अंदर सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा रेगुलेट किया जाना स्टार्ट हुआ, नियंत्रण करना स्टार्ट किया गया था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप चार्टर एक्ट से ले लो या फिर ये मान सकते हो कि 1600 शताब्दी से ले लो, उस समय से लेके जो रेगुलेशन था वो कहां तक था, 1858 तक किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था, ठीक है। तो हमें बेसिकली अभी यहां से स्टार्ट करना होगा। ये जो कंपनी के रूल थे, कंपनी रूल एक तरीके से कहा जा सकता है कि कंपनी रूल कहां से स्टार्ट हुआ, 1773 से कंपनी रूल स्टार्ट होना शुरू हुआ था। तो पहला चार्टर एक्ट तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पे क्या क्या चीजों को अमेंडमेंट किया गया था, क्या क्या इसके अंदर प्रावधान लाए गए थे और इसमें कैसे प्रश्न बन सकते हैं सभी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसको हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप लोग एक बार नोट भी कर लीजिएगा और इसके सभी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे जो भी बच्चे अगर यूट्यूब पे भी आप लोग देख रहे हो तो परेशान नहीं होएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा ताकि मैं पीडीएफ के बारे में भी आपको बता पाऊं वहां पे, ठीक। तो यहां तक आप लोगों ने देख लिया आई थिंक। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है, हाँ पहला थोड़ा पीपीटी पे आते हैं, क्योंकि भाई अगर पीपीटी भी नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे जो टाइपराइटर साहब है वो थोड़ा गुस्सा आ जाएंगे ना कि भाई देखिए सब कुछ अगर आप अपने ही खुद ही लिखना तो हमसे पीपीटी क्यों बनवाएं, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग देखते हैं। Although the systems of ancient India to have their reflection in the Constitution of India, the direct source of the Constitution lie in the administrative and legislative development of the British period। तो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रख लेना है, पहला है क्या, लेजिस्लेटिव, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको बता दूंगा। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, इसकी तीन मुख्य बॉडी होती है। इसको मैं डिटेल में भी कराऊंगा, पर अभी मैं फिलहाल अब जब ये टॉपिक वर्ड आया, शब्द आया है, तो मैं इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तीन मेन ऑर्गन में से एक ऑर्गन आपका लेजिस्लेटिव भी है। यद्यपि प्राचीन भारत के प्रणालियों का प्रतिबिंब भारत के संविधान में है, संविधान के प्रत्यक्ष स्रोत ब्रिटिश काल के प्रशासनिक और विधायी विकास में निहित है। तो जो भी आप संविधान देख रहे हो आज भारत के अंदर, इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो ब्रिटिश काल के समय से ही लगभग मैक्सिमम जो चीजें हैं आप कह सकते हो वो सब कुछ जो स्रोत है उसका वो ब्रिटिश काल के अंदर ही लिया गया था, और कुछ न कुछ बहुत सारी चीजें वहां से लिया गया, और जिसका विकास हुआ यानी जो डेवलपमेंट हुआ, जो फॉर्मेशन हुआ, ये ब्रिटिश जो काल था उसी समय हमारे जो भारत का संविधान है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उसका फॉर्मेशन किया गया था। तो वो रूल एंड रेगुलेशन जो टाइम टाइम से लाया गया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको बताया, वहां से आप देखोगे वहां से आज भी बहुत सारी चीजों लिया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट आपका हो गया, ठीक है, उसकी स्थापना की गई थी, वो आज भी एग्जिस्ट करती है। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्या हो रहा है कि एंशिएंट टाइम में, यानी कि एंशिएंट मतलब कि जो ब्रिटिश पीरियड है उस समय से लिया गया और आज भी वो स्टिल हमारे देश में लागू है, ठीक है। जैसे आईपीसी हो गया, 1860 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, लेकिन देखिए आज तक वो चला, आज उसको बदला जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ब्रिटिश समय की थी और उसको ही आज तक चलाया जा रहा था। अब देखिए, कंसाइज एंड क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्ट्स, डॉक्यूमेंट एंड इवेंट्स accumulated in the frame of the forming of the world largest written constitution। हमारा जो देश का संविधान है वो क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सभी चीजों को एक जगह संग्रहित करके लिखा गया है इन गिवन ईयर। यानी इसको बोला गया है कि दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के निर्माण में परिणित होने वाले अधिनियमों, दस्तावेजों और घटनाओं का संक्षिप्त और कालानुक्रमिक विवरण यहाँ दिया गया। तो जो भी डिटेल में उसका टाइमलाइन जो दिया गया, वो टाइमलाइन हम लोग अब डिटेल में एक एक टाइमलाइन को पढ़ने वाले हैं कि किसके अंदर क्या क्या बदलाव किया गया था या क्या क्या चीजें आई थी। पहला जो आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857, यानी 1857 से पहले जो भी चीजें थी, या आप कह सकते हो कि 1858 तक आपका जो ब्रिटिश रूल था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में अब देखने वाले हैं कि क्या क्या था। उसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया था क्या, चार्टर एक्ट ऑफ 1773। तो जो आपका पहला रेगुलेटिंग एक्ट है या फिर इसको चार्टर एक्ट आप कह सकते हो, ये क्या था आपका 1773, ये क्या है, फर्स्ट था। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें चेंज की गई थी,
क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जहां पे बहुत मेन जो चेंजेस लाया जाता है, ठीक है, किसी चीज की स्थापना कर देना, किसी चीज को पहली बार बनाना, ठीक है, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना देना, गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना देना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो चेंज होती हैं तो वहां से प्रश्न आपको देखने को मिलता है जो मेजर चेंजेस होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस हुए थे, आइए अब इसको डिस्कस करते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी हम देखते हैं। दिस एक्ट वाज द बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ अ कमिटी हेडेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। ये किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड नॉर्थ वहां पे क्या था उस समय? प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कमीशन रिपोर्ट थी, उनकी जो कमिटीज थी उन्होंने ही इसको हेड किया था और इनके द्वारा ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को इंट्रोड्यूस किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश प्रशासन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो आपको नाम याद रख लेना, लॉर्ड नॉर्थ। ये क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे और अध्यक्षता भी किया था इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का। गवर्नेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज पुट अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में कर दिया गया था। ठीक है, तो जो भी था, अब यहाँ पे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया गया था। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चीजें थी उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कंट्रोल में रखा गया था, ना कि इंडिया को रखा गया था। तो प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि क्या 1773 के अंदर इंडिया का ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया का कंट्रोल आ गया था? तो नहीं, इंडिया का कंट्रोल नहीं आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल आया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर क्या कर रही थी? रेगुलेट कर रही थी इंडिया को। तो डायरेक्ट जो रूल कंट्रोल था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास नहीं था, वो किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट रेगुलेट कौन कर रहा था? तो वो कर रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए यहां से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे, द गवर्नर ऑफ बंगाल नॉमिनेटेड एज द गवर्नर जनरल। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, कब? पहले रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, ऑल ऑफ द 3 प्रेसिडेंसीज कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। उसकी 3 प्रेसिडेंसीज भी थी। तो कौन कौन सा था? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ये अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो गवर्नर मतलब बंगाल वाले थे, कलकत्ता के थे, तो बॉम्बे और मद्रास को क्या हुआ, इसको ज्यादा पावर मिल गई। पहले प्रेसिडेंसीज 3 थी, कौन कौन सा था? बंगाल के अंदर बोला जा सकता है, बॉम्बे और मद्रास, तीनों के पास प्रेसिडेंसीज में सभी पावर थी। पर क्या हुआ, जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया तो वहां पे मद्रास और जो आपके दूसरी जो बॉम्बे है प्रेसिडेंसीज, इसकी शक्तियों को थोड़ा सा कम किया गया और सुपीरियर बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, या फिर गवर्नर ऑफ बंगाल को थोड़ा सा सुपीरियर माना गया था। और जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो वॉरेन हेस्टिंग बने थे। कि बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, बार बार ये पूछा जाता है, तो आपको याद रख लेना है। पहले गवर्नर जनरल आपके वॉरेन हेस्टिंग बने थे, वाज द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल। तो पहले गवर्नर जनरल आपके कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग बने थे। ये प्रश्न आप बार बार देखिए आया है, तो आपको ये याद रख लेना है। फिर से मैं बता देता हूं, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। 1773 चार्टर एक्ट के अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग बने थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता नोन एज कोलकाता 1774 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी और वो कहां पे की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। अभी कहां पे है? तो न्यू दिल्ली में है। पर उस समय जब इस पहला चार्टर एक्ट आया तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पे की गई थी? तो कलकत्ता के अंदर की गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी पहले चार्टर एक्ट से आई थी और कब हुआ था? 1774 के अंदर हुआ था। गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू मेक रूल, रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेंस विद द कंसेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इनके पास ऑर्डिनेंस भी था, यानी अभी जो आप देखोगे गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस की शक्तियां हैं वहां पे, वो आज भी है। ठीक है, उस समय जो था वो आज भी चल रहा है। यानी गवर्नर जनरल के पास ये शक्ति दी गई थी कि वो रूल्स, रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस की शक्ति जो थी वो उनके पास दे दी गई थी, लेकिन उनको कंसल्ट करना पड़ता था सुप्रीम कोर्ट से। गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय की सहमति के नियम कानून तथा अध्यादेश बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या क्या बनाने का अधिकार? तो पहला नियम, कानून और अध्यादेश। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो कि आज भी है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर के पास है और प्रेसिडेंट के पास भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था वो आपको याद नहीं करना होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं आते कुछ ऐसा जो आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारा जो आता है पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर लाई गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट आपका था 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम लाया गया था। इट वाज इनेक्टेड टू इंप्रूव अपॉन द प्रोविजंस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो जो भी चीजें थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, उसमें बहुत सारी जैसे क्लियर पावर का डिवीजन नहीं किया गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल की क्या शक्तियां थी, गवर्नर की क्या शक्तियां थी, इसको क्लियर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर थी, वो किसकी बात सुनेगा, ब्रिटिश क्राउन की बातें कौन सुनेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें कौन सुनेगा। तो ये क्लियर डिवीजन नहीं था। उसकी कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। कब लाया गया था ये तो आपको याद रखना है 1784 के अंदर, ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट द बेटर डिसिप्लिन एंड द कंपनी सिस्टम टू द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इस कंपनी की प्रशासन प्रणाली में बेहतर अनुशासन लाने के लिए 1773 के विनिमय अधिनियम के प्रावधानों के में सुधार करने के लिए अधिनियमित किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, अ 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखिए यहाँ पे कितने मेंबर थे, 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज सेट अप व्हिच हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑल पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी वर गिवन टू द बोर्ड। तो यहाँ पे दो चीजें बनाई गई थी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड एक क्या बनाया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये दो चीजें बनाई गई थी वहां पे, जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में उनको रखा गया था, वो भी हम देखने वाले हैं। 14 सदस्यीय नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका नेतृत्व ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री करता था। इसके में बोर्ड को सभी राजनीतिक जिम्मेदारियां दी गई थी, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे बनाया गया था। कह सकते हो आप यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर करना स्टार्ट कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ब्रिटिश पिट्स इंडिया एक्ट आया गया था, इसके अंदर डुअल गवर्नमेंट की भी चीजों को लाया गया था, जिसमें दो चीजें, डुअल गवर्नमेंट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पे पिट्स इंडिया को डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट में क्या था आपका, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और यहाँ पे क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कब डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पिट्स इंडिया एक्ट वो एक्ट था जिसमें डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1784 के अंदर किया गया था। तो यहां से ये प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। बाकी इसमें से और कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा। ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड इश्यू वर अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास बहुत कम शक्तियां थी, बस ट्रेड व्यापार से रिलेटेड जो शक्तियां थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दी गई थी। ये भी प्रश्न मान लीजिए पूछा जा सकता है अगर बहुत डेप्थ में जाएगा तो, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास कौन सी शक्तियां थी, तो कॉमर्स यानी व्यापार से रिलेटेड जो भी शक्तियां थी वो किसको दे दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या दिया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया था मिलिट्री पावर, ठीक है। आपका जो कानून बनाने की शक्तियां थी ये सब कुछ किसको दिया गया था, तो वहां पे यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया था, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य संबंधित मुद्दे कंपनी के निदेशक न्यायालय के दायरे में थे। आगे बात करते हैं, प्रोविंसेस हैज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू डिसमिस द फाइलिंग प्रोविंसेस गवर्नमेंट, यानी प्रांतों को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना पड़ता था। जो प्रांत थे, जितने भी प्रोविंसेस थे, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करना पड़ता था और गवर्नर जनरल को असफल प्रतीत सरकार को बर्खास्त करने के अधिकार दिया गया था। तो ये जो आप पॉइंट है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मेन जो डिफरेंट पॉइंट्स था वो मैंने आपको बता दिया। अगला आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793, यानी आपका क्या है, सेकंड चार्टर एक्ट है। दूसरा चार्टर एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें लाई गई थी उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेजर चेंजेस नहीं हुए थे, आपको बहुत अच्छे से देख लेना। बस पहला चार्टर एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जिसमें डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है आपका सेकंड चार्टर एक्ट 1793 के अंदर लाया गया था। मेन प्रोविजन ऑफ द प्रीवियस एक्ट वर कंसोलिडेटेड इन दिस एक्ट, जो यानी कि पिछली अधिनियमों में मुख्य प्रावधानों को इस अधिनियम में सम्मिलित किया गया था। जो पहले की चीजें थी उसको इसमें सम्मिलित किया गया था, ठीक है। आगे प्रोवाइडेड ऑफ द पेमेंट ऑफ द सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे देखिए जो सैलरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की वो फ्रॉम रेवेन्यू ऑफ इंडियन सर्विस, मतलब रेवेन्यू जो भारत का इंडियन रेवेन्यू था उससे पैसा देना शुरू किया गया था।
तो नियंत्रण मंडल के सदस्यों के वेतन के भुगतान भारतीय राजस्व के से करने का प्रावधान किया गया। तो ये आपको बस याद रख लेना है कि किस चार्टर एक्ट में जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे इनकी सैलरी भारत के रेवेन्यू से देना शुरू किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, कोर्ट वर गिवन टू द पावर टू इंटरप्रेट रूल एंड रेगुलेशंस, यानी न्यायालयों को नियमों और विनियमों का व्याख्या करने की शक्ति दी गई थी यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर क्या क्या चीजें दिए गए था, यहां से कुछ प्रश्न देखने को मिलता है आपको। क्या है पहला इसमें, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कैन टू एंड। तो यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली क्या हुआ, एंड कर दिया गया था। यहाँ पे दो चीजें आपको बस याद रख लेना है, ट्रेड इन ट्री, टी मतलब ट्रेड इन टी को रखा गया था, और दूसरा आपको क्या था यहाँ पे, ट्रेड विथ चाइना। ठीक है, बस यही दो चीज रखा गया था, ट्रेड इन टी और ट्रेड विथ चाइना को ही रखा गया था। बाकी जो मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली थी, उसको एंड कर दिया गया था। किस चार्टर एक्ट के अंदर, तीसरा चार्टर एक्ट जो आपका था 1813 के अंदर इसको किया गया था। पावर ऑफ द थ्री काउंसिल मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वाज इन लार्ज एंड दे हैव आल्सो सब्जेक्टेड टू ग्रेट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी कि मद्रास, बंबई और कलकत्ता की तीन परिषदों की शक्तियां बढ़ा दी गई, इनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया, उन्हें ब्रिटिश संसद के अधिक नियंत्रण के अधीन भी कर दिया गया था। तो ज्यादा कंट्रोल अब किसका होने लगा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का होना स्टार्ट हो गया था। एक चीज समझिएगा कि जैसे मान लीजिए किसी को भी अगर आपको कंट्रोल करना है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना है आपको, तो आप क्या करिए, वहां के छोटे छोटे लोगों को अगर आप कंट्रोल करने लगे और सभी की शक्तियों को ऊपर करते गए, किसी एक को देखकर उसको कंट्रोल करने लगे आप, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। यानी अगर सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट किया जाए कि शक्तियों को ऊपर भेजा जाए, और शक्तियों को ऊपर जहां भेज के जिसमें पे टॉप शक्तियां हो वहां पे अगर आप बैठ जाओ, तो आपका जो कंट्रोल करने की शक्ति होगी वो पूरे राज्य पे हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही ब्रिटिशर्स जो थे वो वही रणनीति अपना रहे थे कि धीरे धीरे प्रोविंसेस को करते 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 क्या करें, हम एक पूरे एट लार्ज प्रोविंसेस को, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाए। और अच्छे से कंट्रोल कब करेंगे, जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट होगा। तो ठीक है, यानी केंद्र में सरकार होगी तो ही क्या होगा, उसको कंट्रोल कर पाएंगे। द क्रिश्चियन मिशनरीज वाज अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया। तो इनको जो क्रिश्चियनरी मिशनरीज थे, इनको क्या हुआ, अलाउ कर दिया गया था कि आप अपने धर्म प्रचार को यहाँ पे कर सकते हो। किस चार्टर एक्ट में, 1833 के अंदर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको देख लेना है। ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म फैलाने की अनुमति दी गई थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, ये पीवाईक्यू हुई है सीधे, और ये क्वेश्चन सीधे पूछ देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1813, या फिर इसको हम बोल सकते हैं थर्ड चार्टर एक्ट। ठीक है, थर्ड चार्टर एक्ट के अंदर हुआ था। नेक्स्ट देखिए, लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज वर एम्पावर्ड टू लेवी टैक्सेस, यानी स्थानीय स्वशासन निकायों को कर लगाने का अधिकार दे दिया गया था। जो लोकल वहां पे लोग थे, जो लोकल यहाँ पे कह सकते हैं स्वशासनीय लोग थे, उनको भी क्या हुआ था, टैक्स लगाने का, टैक्स इंपोज करने का अधिकार यहाँ पे दे दिया गया था। तो यहां से भी ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगला आपका लास्ट आपका है, गवर्नर जनरल ऑफ द काउंसिल वर गिवन टू द वास्ट पावर, यानी गवर्नर जनरल को ज्यादा शक्तियां दी गई थी। दिस काउंसिल कुड legislate for the whole of India subject to approval in the board of controllers, यानी गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को व्यापक शक्तियां दी गई थी। यह परिषद नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी से अधिक पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कंट्रोल था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को ज्यादा देना स्टार्ट कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में। द काउंसिल गॉट फुल पावर रिगार्डिंग रेवेन्यू, पूरा पावर किसके पास दे गया था, उस काउंसिल के पास रेवेन्यू का, यानी पैसे का जो कर का था, ये सब कुछ मिल गया। एंड सिंगल बजट फॉर द काउंसिल वाज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे आपका बजट था, इसको भी प्रिपेयर किया जाने स्टार्ट किया गया था, और ये जो प्रिपेयर किया जा रहा था ये कौन कर रहा था, गवर्नर जनरल ही कर रहे थे। परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ तथा गवर्नर जनरल द्वारा देश के लिए एक ही बजट तैयार किया गया। ठीक है, एक ही बजट यहाँ पे तैयार किया गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिड्यूस्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पॉलिटिकल एंटिटी एंड सेवरल लॉर्ड्स एंड मिनिस्टर वर नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया जाना स्टार्ट किया गया था, और आज भी देखिए एक्स ऑफिशियो मेंबर जो है
वो क्या है आज भी हमारे देश के अंदर लागू है, ये चीजें चलती आ रही है उस समय की आज भी। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक और राजनीतिक इकाई में बदल दिया गया और कई लॉर्ड और मंत्रियों को नियंत्रण बोर्ड के पदेन सदस्यों के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसको पहली बार क्या बोला गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया था। ये कब आया था, 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर लाया गया था, जिसमें गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल को क्या बोला गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलना स्टार्ट कर दिया गया था एंड हिज काउंसिल इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल बोलना जाना शुरू किया गया था। पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत की सरकार के नाम से जाना जाना स्टार्ट किया गया था और ये कब हुआ था, 1833 के अंदर हुआ था और उसी परिषद में भारतीय परिषद के नाम से भी जाना गया था। तो जो काउंसिल्स थे उसको इंडियन काउंसिल और जो गवर्नर जनरल थे इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाना स्टार्ट हो गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट चार्टर एक्ट है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो कि आपका लास्ट चार्टर एक्ट है, आखिरी चार्टर एक्ट है। इसको हम लोग देख लेते हैं। दिस वाज द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट एंड मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ इंडियन लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन के अंदर इसमें बहुत सारी चीजें चेंज की गई थी और इंपॉर्टेंट चेंजेस भी थे, उसको हम लोग देखेंगे। यह चार्टर अधिनियमों में से अंतिम था और इसमें भारतीय कानूनों की प्रणाली के महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, दिस एक्ट फॉलो अ रिपोर्ट ऑन देन गवर्नर जनरल डलहौजी फॉर इम्पोजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कंपनी, यानी यह अधिनियम कंपनी के प्रशासन के सुधार के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी की एक रिपोर्ट में बनाया गया था। ठीक है, अ सेपरेट गवर्नमेंट फॉर बंगाल वाज अपॉइंटेड, यहाँ पे बंगाल के लिए एक अलग राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल वाज सेपरेटेड आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे जो हुआ कि लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो था और लेजिस्लेटिव फंक्शन जो था इसको अलग अलग किया गया था। तो परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग पहचान की गई, यानी दोनों को अलग किया गया। ठीक है, कि परिषद में विधायी शक्तियां क्या अलग अलग होंगी और प्रशासनिक जो शक्तियां हैं उसको अलग किया गया, दोनों को सेपरेट किया गया। ठीक है, ताकि दोनों अपने कामों को अच्छे से कर पाए। रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी एम्प्लॉयज वाज टू बी डन थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो पहले क्या होता था, जो अधिकारी बनते थे जैसे यूपीएससी में, अभी आज तो आप देखते हो कि यूपीएससी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, पूरा एंट्रेंस क्या एग्जाम होता है और 3 फेजेस में आपको पूरा दिया था, प्री मेंस इंटरव्यू। तो पहले क्या होता था कि कॉलेज था, वहां से अगर आपने पास आउट किया तो आपको ऑफिसर्स बना दिया जाता था। तो उसी चीज के बारे में पे कह रहा है, कंपनी के कर्मचारी की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जानी थी। तो पहले क्या होता था कि कॉलेज में स्टेफन कॉलेज आई थिंक था वो, कि वहां से अगर आपने पढ़ाई की तो आप अधिकारी बन जाओगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ, 1853 के अंदर यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम से ले जाना स्टार्ट किया गया था एम्प्लॉयज को। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड टू पुट कंपनी गवर्नेंस ऑन टू द एंड द इंस्टीट्यूशनल टाइम, मतलब सुटेबल टाइम। ब्रिटिश संसद को किसी भी उपयुक्त समय पर भारत के कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे यानी अब ट्रेड मोनोपोली या फिर उसको कंट्रोल 20 साल के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया। अब ये बोला गया कि अब इस कंपनी को कभी भी ब्रिटिश क्राउन बंद कर सकती है और सीधे कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडिया के ऊपर हो सकता है। तो ये रहा पूरा, आपने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट से कैसे रेगुलेट करना स्टार्ट किया गया और कैसे धीरे धीरे कंपनी की शक्तियों को कम हो गया और धीरे धीरे ये कंडीशन आ गया कि अब सीधे ब्रिटिश क्राउन जो था वो इंडिया पे रेगुलेट रूल एंड रेगुलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और साथ ही साथ जो भी बच्चे, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय का देखिए फॉर्म आ चुका है, बीएलएलबी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएलएलबी और एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएलएलबी और एलएलबी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे हर्षित पीजी कॉलेज के एलएलबी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, टीडी कॉलेज के एलएलबी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमारा प्रवेश बैच स्टार्ट हो चुका है बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर, जिसमें हम लोग सारी चीजें आपको कराने वाले हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, आपको वहां पे प्रैक्टिस शीट, नोट्स, उसके एमसीक्यूज, प्रैक्टिस शीट, मॉडल पेपर, ये सब कुछ आपको मिलेगा और हम लोग के पर्सनली आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। हम लोग सीधे आपको गाइड करते रहेंगे और अच्छा खासा आपके पास टाइम भी है। एंट्रेंस एग्जाम में देखिए लगभग जो कॉलेज मैंने भी आपको बताया था, यहाँ पे आपको 1.5 से 2 महीने का, मतलब 2 महीना आप मान के चलो आपके पास पूरा टाइम है।
आप पूरी बेहतरीन पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कर सकते हो इस प्रवेश बैच के साथ जुड़ के। यहाँ पे जो कोर्स के फीचर्स है सभी कुछ है और बहुत ही नॉमिनल फीस जस्ट 1000 रुपीज में हम लोग सारी चीजें दे रहे हैं। और इस प्रवेश बैच के साथ जुड़ के आप एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हो। कोर्स में जुड़ने के लिए हम आपको करना क्या होगा, आपको हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, डीएनएस एजुकेयर ऐप है, आपको यहाँ पे आप जाइए इंस्टॉल करिए और वहां पे प्रवेश बैच आप देखिएगा तो ये आप इसमें एनरोल होकर अपनी तैयारी को कर सकते हैं घर बैठे ही। और कोई इन्फॉर्मेशन कोई क्वेरी हो तो आप हमारे ऑफिस के नंबर 6387996746 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ जो भी बच्चे अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी करना चाहते हैं क्योंकि सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, और जो भी बच्चे अगर मान लीजिए उनका बीए एलएलबी का कोर्स जो था उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो अगर वो भी चाहते हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए भी हम लोग एक सेपरेट बैच चला रहे हैं एलएलबी कोर्स के लिए पर्टिकुलरली। तो उस बैच को भी आप लोग जुड़ सकते हैं जो बच्चे एलएलबी करना चाहते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, उन लोगों के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। हमारा इलाहाबाद का बैच भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए जो मैंने डिटेल इसकी वीडियोस बनाई थी उसमें हम लोगों ने आपको पूरा बताया कि क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी आता है। तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का तो आप कर सकते हो, इसमें भी सारी चीजें फीचर्स मिलेंगे। इसमें मॉडल पेपर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मिलेगा और प्रैक्टिस शीट थोड़ी सी ज्यादा दी जाएगी क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से हाई मिलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन भी उसी लेवल का कराने वाले हैं आपको और उसी लेवल की प्रैक्टिस शीट और तैयारी भी उसी चीजों का कराने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। और जो हमारा इलाहाबाद का विश्वविद्यालय बैच है ये 1500 एचएस बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर हम लोगों ने रखा है। प्रोसेस सेम होगा पर यहाँ पे आपको डीएनएस एजुकेयर में पर्टिकुलर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए आपको बैच में एनरोल होना होगा जहाँ पे आप पूरे कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे और सारी जो डिटेल सिलेबस है उसको आप वहां पे कंप्लीट कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर वीडियो जो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हम और भी चीजें आप लोग के लिए अलग अलग सीरीज लेके आएंगे। और ये सीरीज भी मैं कोशिश करूंगा कि पूरी मैक्सिमम से मैक्सिमम हम यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए लेके आए। प्रवेश बैच के साथ जुड़ के और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अभी फॉर्म भी नहीं है तो यहाँ पे इस कोर्स के साथ जुड़ के आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।